प्रिय विद्यार्थीगण, प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षक राजेश कलिया कई दिनों बाद सुभाष चंद्र बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आज फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का एक और विषय लेकर। प्यारे बच्चों, गत वीडियो में हम क्रिया पढ़ रहे थे। हमने क्रिया की परिभाषा को जाना, क्रिया की संरचना कैसे होती है उनको जाना और क्रिया के भेदों की बात की। आज हम उन्हीं क्रिया के भेदों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे क्रिया का कर्म के आधार पर जो भेद है उस आधार की बात करेंगे। कर्म के आधार पर प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल ही रहा था क्रिया। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। एक तो अकर्मक और दूसरा सकर्मक। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा भेद होता है बच्चों अकर्मक क्रिया। इन दोनों क्रियाओं के हम उपभेद भी करेंगे। सकर्मक क्रिया है, उनके दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक वो सकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म एक ही प्रयुक्त होता हो। द्विकर्मक में कर्म दो प्रयुक्त होते हैं, एक सजीव कर्म, दूसरा निर्जीव कर्म, या हम इनको मुख्य कर्म और गौण कर्म की संज्ञा दे सकते हैं। वैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के दो भेद यूं भी किए जाते हैं, अपूर्ण क्रिया और पूर्ण क्रिया। तो अपूर्ण क्रिया और पूर्ण क्रिया वो क्या है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। चलो, आप ये जरूर ध्यान रखें, कर्म के आधार पर क्रियाओं के कितने भेद है? कर्म के आधार पर क्रियाओं के बच्चों दो भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जबकि प्रयोग, रचना या संरचना के आधार पर क्रियाओं के कई भेद होते हैं। मैंने गत वीडियो में बात की थी, आगे इनको विस्तार से भी मैं बताऊंगा। सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, कृदंत क्रिया है, सजातीय क्रिया है, मुख्य क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया है, सहायक क्रिया है। ये सभी क्रियाओं के जो है भेद है वो ये जो अभी मैंने बताया, ये जो है वो रचना, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के भेद है। जबकि काल के आधार पर क्रियाओं के तीन भेद है। उसको भी मैंने पहले बता दिया था, विस्तार से आगे बताऊंगा। काल के आधार पर क्रियाओं के जो तीन भेद है वो भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इनके भी विद्यार्थियों हम आगे के कक्षाओं में चर्चा करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कर्म के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को आप शब्द से जानने का प्रयास करें। सकर्मक क्रियाओं में क्रम प्रयुक्त होता है, अर्थात हम शब्द से इनकी परिभाषा दें तो विद्यार्थियों कहेंगे कि जिस क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, तो वहां प्रयुक्त क्रिया सकर्मक मानी जाती है। अर्थात मैं इनको थोड़ा सा व्यवहारिक और विश्लेषित करके बताऊं तो कहूंगा कि इसमें कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। इस क्रिया में कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, कर्म के बिना वाक्य अपना पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात अकर्मक जो है उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। तो चलो विद्यार्थियों, इनकी परिभाषा लिखते हैं सकर्मक क्रिया के। तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा में क्या लिखेंगे? जिस क्रिया के साथ जिस क्रिया के साथ
किसी न किसी, जिस क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात कर्म के बिना वाक्य अपना पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं कर पाता है। अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना, अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव, वाक्य है वो पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं कर पाता, वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है। सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार पुनः इनको शब्द से समझे। जिस क्रिया के साथ वाक्य में जो क्रिया होगी, क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की आवश्यकता बनी रहेगी, अर्थात उस पूरक कर्म शब्द की आवश्यकता बनी रहेगी। अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना अगर हम कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो वाक्य अपना पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अर्थात कर्म का प्रयोग किए बिना वाक्य का पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं होता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। विद्यार्थियों, जैसे एक उदाहरण है, भूपेंद्र दूध पी रहा है, तो यहां पीना क्रिया है, पर दूध जो पीना क्रिया है, जबकि दूध कर्म है। माताजी कपड़े धो रही है, यहां धोना क्रिया है, पर कपड़े कर्म है। कपिल आम खाता है, यहां पर कपिल जो है करता है, खाना है क्रिया है, पर आम कर्म है। तो देखिएगा, जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है। बच्चों, पी रहा है, ये क्या है? पी रहा है क्रिया है, भूपेंद्र करता है, तो दूध क्या है? दूध कर्म है। तो इस वाक्य में भूपेंद्र पी रहा है, वाक्य अपना पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं करेगा। यहां किसकी आवश्यकता बनी रहती है? यहां दूध की आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात ये शब्द क्या है? ये शब्द है कर्म। दूसरा उदाहरण दूं तो मैं, माताजी कपड़े धो रही है, यहां कपड़े क्या है? बच्चों, कपड़े यहां कर्म है। सरोज नाटक देख रही है, नाटक देख रही है, यहां बच्चों नाटक क्या है? नाटक है कर्म। और मैं उदाहरण दूं तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहां पर पुस्तक क्या है? कर्म, जबकि पढ़ रहा है क्रिया। किसान फसल काट रहा है क्रिया, फसल कर्म। तो ऐसे वाक्यों में कर्म प्रयुक्त होता है, कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। कर्म के बिना वाक्य अपना पूर्ण भाव स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो बच्चों उन्हें क्या कहेंगे? हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। यहां आपको ध्यान यही रखना है कि वाक्य में कर्म प्रयुक्त होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात बच्चों यहां समझने वाली एक अच्छी बात है, सकर्मक क्रिया के वैसे तो मुख्यतः दो उपभेद किए जाते हैं, वो है एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया वो है जिसमें कर्म एक प्रयुक्त होता हो, और द्विकर्मक में कर्म दो प्रयुक्त होते। पर विद्यार्थियों, आप इससे पहले मेरी एक बात को और ध्यान से समझे। देखिए, सकर्मक क्रिया के भी दो जो भेद होते, एक तो होती है पूर्ण सकर्मक क्रिया और एक होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया।
इस पूर्ण और अपूर्ण को पढ़ाने की खातिर बड़े बड़े नियम बताए जाते हैं, पर आप मेरा एक छोटा सा नियम समझ ले, इससे आप ये जान जाओगे कि कौन सी क्रिया तो अपूर्ण है और कौन सी पूर्ण है। मैं आपको 4 क्रियाएं बता रहा हूं, 4 क्रियाएं जो है वो अपूर्ण है, बाकी इसके अलावा जो बची वो बच्चों क्या है, वो पूर्ण है। तो देखिए 4 क्रियाएं कौन कौन सी है जो अपूर्ण होती है, वो समझे आप। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, इन 4 क्रियाओं के अलावा किसी भी प्रकार की क्रिया हो वो क्या होगी, वो बच्चों पूर्ण होगी। तो 4 ये कौन कौन सी है, मानना, चुनना, समझना और बनाना। एक तो बच्चों मानना, चुनना, समझना और बनाना, ये 4 क्रियाएं जो है वो अपूर्ण सकर्मक है, बाकी समस्त क्रियाएं पूर्ण सकर्मक है। मानना, चुनना, समझना और बनाना। बनाना कर यहां समस्त बनाना यानी चयन करना। ये 4 क्रियाएं क्या है, ये 4 क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक है। जैसे उदाहरण है कि मैं तुम्हें द्रोही मानता हूं। मैं तुम्हें द्रोही मानता हूं। बच्चों यहां क्रिया क्या है, मानना है। मानना क्रिया आते ही कैसी होगी, अपूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। जैसे चुनना, हमने रामनाथ जी को राष्ट्रपति चुना। तो चुनना क्रिया है, तब यहां पर अपूर्ण है। या समझना, वह तुझे मूर्ख समझता है। यहां चुनना है तो अपूर्ण है। यहां समझना भी क्या है, अपूर्ण है। बनाना से हमने उसे सभापति बनाया। तो देखिएगा यहां बनाना है या चयनित करना है, तो 4 क्रियाएं ध्यान रखना, मानना, चुनना, समझना और बनाना, अर्थात चयन करना। ये 4 क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक है, बाकी समस्त क्रियाएं पूर्ण सकर्मक है। चलो अब देखिए सकर्मक क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बच्चों सकर्मक क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, या इनको मैं उपभेद कह दूं, भेदों के भेद। तो सकर्मक क्रिया जो है, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, अर्थात पहला एक तो होता है एक कर्मक क्रिया। दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं, एक कर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म होगा, भले ही वो सजीव हो भले ही निर्जीव। सजीव या निर्जीव कर्म
अर्थात जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है तो वह क्रिया एकक्रमक क्रिया मानी जाती है। जैसे मैंने आम खरीदे, यहां पर खरीदना क्रिया है, आम जो है आम कर्म है, एक ही कर्म है, तो यहां पर एक कर्मक। और यूं कहे कि राम श्याम को पाठ पढ़ाता है, तो देखिए यहां पर पढ़ाना क्रिया है, श्याम जो है वो कर्म है, पाठ भी कर्म है, तो यहां पर कर्म दो प्रयुक्त हो गए, तो यहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। तो चलो बच्चों हम एक कर्मक क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? जिस सकर्मक क्रिया के साथ, जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म, प्राय एक ही कर्म, एक ही कर्म सजीव या निर्जीव, जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म, प्राय एक ही कर्म का, जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने आम खरीदे, बच्चों खरीदना क्रिया है, आम आम कर्म है, कर्म एक ही है, मैंने तो यहां पर करता है। हाँ एक चीज ध्यान रखिए, इसमें कई बार गड़बड़ी कर सकते हो आप कि ऐसे कह दे कि मैंने आम व केले खरीदे, यहां पर भी कर्म दो नहीं है, आम व केले अलग अलग वस्तु है पर कर्म कर्म एक ही है। जैसे मैंने अनेक पत्र लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी एक ही कर्म है। यूं कहे तो मां अखबार पढ़ रही है, मां अखबार पढ़ रही है, तो यहां पर भी बच्चों क्या है? एक ही कर्म है। तो एककर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय एक ही कर्म का प्रयोग किया जाता है या एक ही कर्म प्रयुक्त होता है, तो वह क्रिया एक कर्मक, अर्थात एककर्मक है क्या? एककर्मक है सकर्मक की, क्योंकि सकर्मक में ही होता है कर्म, एकर्मक में तो कर्म होता ही नहीं। चलो इनका दूसरा भेद हम पढ़ते हैं। दूसरा भेद विद्यार्थियों है द्विकर्मक। दूसरा भेद कौन सा है? द्विकर्मक। चलो द्विकर्मक को पढ़ते हैं। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? बच्चों द्विकर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया के साथ प्राय दो कर्मों सजीव और निर्जीव, प्रथम कर्म होगा सजीव होगा, द्वितीय कर्म होगा निर्जीव होगा। पहला कर्म सजीव होगा पर सजीव कर्म हमेशा गौण होता है, निर्जीव कर्म मुख्य होता है। तो प्रथम कर्म सजीव व द्वितीय कर्म निर्जीव मिले, अर्थात पहला कर्म है गौण और द्वितीय कर्म मुख्य हो, अर्थात उसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां या वो क्रिया कैसी होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। चलो विद्यार्थियों परिभाषा लिखिए। द्विकर्मक क्रिया जिस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्मों, प्रथम कर्म सजीव और द्वितीय कर्म निर्जीव का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। या वो क्रिया क्या कहलाती है? वो बच्चों द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम शाम को पाठ
पढ़ाता है। देखिए बच्चों, यहां पर पढ़ाना क्रिया है, श्याम कर्म है और पाठ कर्म है। प्रथम कर्म जो होगा वो सजीव होगा और द्वितीय कर्म क्या होगा, निर्जीव होगा। पर बच्चों श्याम जो है वो याद रहे वो गौण कर्म है। क्रिया से ठीक पूर्व प्रयुक्त होने वाला कर्म क्या होता है, मुख्य होता है। ये कर्म क्या है, मुख्य कर्म है। ये कैसा कर्म है, गौण कर्म है। तो जिस सकर्म क्रिया के साथ दो कर्म, प्रथम कर्म सजीव अर्थात गौण व द्वितीय कर्म निर्जीव अर्थात मुख्य प्रयुक्त हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा उदाहरण मैं और दूं तो कहूंगा कि पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। बच्चों यहां लिखना क्रिया है, पिता कर्म है और पत्र भी कर्म है। यहां पिता भी कर्म है और पत्र भी कर्म है, दो कर्म हुए। तो दो कर्म होते ही यहां पर कैसी क्रिया होगी, यहां पर बच्चों द्विकर्मक की क्रिया होगी। या यूं कहे, अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। बच्चों पढ़ाना क्रिया है, यहां छात्रों कर्म है और भूगोल भी क्या है, कर्म है। तो यहां पर कितने कर्म है, दो कर्म है। तो विद्यार्थियों आप समझ होंगे एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। एक बात नोट में डालने वाली है, वो ये है कि किसी भी वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है, किससे प्रश्न करें, क्या शब्द से हम प्रश्न करें, उसके उत्तर में जो प्राप्त होता है वो सदैव प्रधान कर्म होता है। तो देखिए जे क्या लिखा तो जवाब आया, पत्र लिखा तो क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वो सदैव क्या होता है, प्रधान कर्म होता है। प्रधान कर्म क्या कहलाता है, मैंने कह दिया प्रधान या मुख्य कर्म जो होता है वो निर्जीव होता है। जबकि किसे या किसको शब्द से प्रश्न करे तो उसके उत्तर में क्या प्राप्त होता है, उसके उत्तर में बच्चों निर्जीव कर्म प्राप्त होता है, अर्थात माफ चाहूंगा सजीव कर्म प्राप्त होता है। तो देखिएगा किसे या किसको से जब प्रश्न करे, किसको लिखा तो जवाब आएगा पिता को लिखा। पिता क्या है, पिता गौण कर्म है, पिता सजीव कर्म है। तो इस बात को आप नोट कर ले, अच्छी तरह से समझ लिए। किसी भी वाक्य में क्या शब्द से प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह सदैव प्रधान कर्म अर्थात निर्जीव माना जाता है, तथा किसको शब्द से प्रश्न किए जाने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे गौण अर्थात सजीव माना जाता है। वाक्य में गौण कर्म पहले और प्रधान अर्थात मुख्य कर्म बाद में प्रयुक्त होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ी सकर्मक क्रिया। अगले वीडियो में हम अकर्मक क्रिया का अध्ययन करेंगे या क्रिया से संबंधित अन्य जो पुट है उसका अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भवतु सुमंगलम।